नमस्कार स्टूडेंट। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इग्नो का कोर्स है ये बीए के लिए BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ब्लॉक 1 है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास। इसका इकाई, इसकी 3 इकाइयाँ हैं। इसमें एक काल विभाजन और नामकरण है। इकाई 2 में हम पढ़ेंगे आदिकालीन काव्य धाराएँ, और इकाई 3 में पढ़ेंगे हम भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएं। और ये उन स्टूडेंट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है जो बीए स्टूडेंट हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करती हूँ मैं। इकाई 1, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? काल विभाजन और नामकरण के इकाई के रूप रेखा। तो उद्देश्य इसमें आता है। सबसे पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर इसका प्रस्तावना क्या क्या है, और काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी इसको, और काल विभाजन और नामकरण का आधार, और हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। इसमें नामकरण संबंधी विभिन्न मत। तो इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। और इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण। तो फिर इसमें सार भी होगा इसका। तो ये इसकी प्रस्तावना है। आपके अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास की ये पहली इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, इस इकाई में हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कोई भी काल विभाजन अंतिम रूप से किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान या पतन का घोतक नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत इतिहास के किसी खास बिंदु पर ना तो अचानक होती है और ना ही किसी निश्चित समय में उसका पूर्ण रूप से अंत होता है। तो ना ये अचानक होती है और ना ही इसको निश्चित रूप से इसका अंत होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए अतीत को विभिन्न कालखंडों अथवा युगों में बांट लिया जाता है। ठीक है, इससे काल विभाजन कहा जाता है। मतलब इसको जो है विभिन्न कालों में इसको मतलब बांटा गया है, तो उसी को काल विभाजन कहा जाता है। फिर अलग अलग काल को विशेष रूप से निर्णायक प्रवृत्ति, चेतना अथवा व्यक्तित्व के आधार पर नाम दिया जाता है। इसे नामकरण कहा जाता है। जिसको हम नाम देते हैं फिर उसको नामकरण कहा जाता है। हिंदी साहित्य के व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का भी काल विभाजन और नामकरण किया गया है। इस इकाई में हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के आधार क्या हैं, मतलब इसके आधार क्या हैं। क्या इस प्रक्रिया में विद्वानों की सर्वसम्मति है? अगर नहीं तो विभिन्न मतांतरों के पीछे क्या तर्क है। और अंत हम ये भी जानेंगे कि अपेक्षाकृत व्यापक स्वीकृति किसे मिली है। तो इसका हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए काल विभाजन और नामकरण आवश्यक है। तो मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि इसको, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए हम इसको अच्छे से समझ सकें, इसीलिए ये ज़रूरी है। साहित्य इतिहास भी इसका अपवाद नहीं है। काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास के अध्ययन में एक प्रकार की व्यवस्था आती है। तो जो काल विभाजन है उसकी वजह से और नामकरण की वजह से इससे एक प्रकार की व्यवस्था, मतलब एक जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे नाम होगा तो उससे हम हर चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे इसी तरह से इसको एक व्यवस्था मिलती है। इसी द्वारा हमें प्रवृत्तिगत बदलाव के कारणों को समझने में आसानी होती है। तो बिना काल विभाजन के इतिहास अव्यवस्थित और देशहीन हो जाता है। तो बिना काल विभाजन के हम इसको अच्छे से नहीं समझ सकते, और ये एक मान लो एक देशहीन माना जाता है, मतलब ये समझ ही नहीं पाएंगे हम अच्छे से, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो काल विभाजन और नामकरण से हमें साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों, ऐतिहासिक कारकों तथा सामाजिक और वैचारिक बदलाव को समझने में सुविधा होती है।
तो इसी के जो इतिहास है उसको समझने में, जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं उनको समझने में, सामाजिक वैचारिक बदलाव जो आते हैं वो उसमें सुविधा मिलती है। तो काल विभाजन और नामकरण के सहारे हम इन विभिन्नताओं के मूल में प्रवेश करते हैं। इसी के सहारे हम इसकी भिन्नता जो मतलब अलग अलग है उसको हम समझते हैं, उसको प्रवेश करते हैं। इसके द्वारा हम संवेदना और शिल्प में आए परिवर्तनों को तर्कपूर्ण ढंग से तो समझते ही हैं, इसे हमारा रचनात्मक आस्वाद भी निखरता है। जो रचना है उसका भी अच्छे से मतलब आस्वाद निखरता है। कदाचित यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पूर्व के लेखकों घारसा दत्तासी, शिव सिंह सैगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे भी शोध और संदर्भ की दृष्टि से सदा ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये क्या है, जो मतलब इससे पहले जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनसे पहले सबसे पहले इन्होंने किसने इसका किया है, जो घारसा दत्तासी हैं उन्होंने लिखा था, फिर शिव सिंह सैगर ने और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इनको पहले ही इसको इतिहास को लिखा है, मतलब लिखे हैं, इसके शोध संदर्भ की दृष्टि से सदा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो मतलब उन्होंने पहले लिखा है वो सबसे मतलब हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वो इन्हीं के जो इन्होंने लिखा था उन्हीं के आधार पर उसने आगे जो है इसके मत दिए हैं, जो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, जो ग्रियर्सन जी ने दिया है या सबसे पहले उन्होंने किया है, तो उसके आधार पर ही उनको मतलब हेल्प मिली है उससे, इसलिए ये कह रहा है। ठीक है, इन्हीं का उपयोग करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण के आधार निर्मित किए हैं और साहित्य का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा है। ठीक है ना, वही मैंने बोला कि इनके आधार पर ही उन्होंने लिखा है। तो समय बदलने के साथ साथ युग की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ भी बदलती हैं। तो समय जो है उसके साथ बदलने के साथ साथ परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, प्रवृत्तियाँ भी बदलती हैं। काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि विभिन्न युगों में हुए बदलावों को चिन्हित किया जा सके, मतलब उनको एक चिन्ह दिया जाए, मतलब उसको एक मतलब पहचान हो। तो जैसे इसलिए इसको ज़रूरत इसीलिए पड़ी। तो नामकरण के द्वारा हम प्रमुख अथवा केंद्रीय बदलाव को रेखांकित करते हैं। तो इसी के कारण हम रेखांकित करते हैं नामकरण के द्वारा ही। तो उदाहरण स्वरूप रीति काल में भक्ति, नीति आदि विषयक रचनाएं भी की जा रही थी, पर रीति उस काल में सर्वाधिक व्यापकता के लिए हुई थी। तो रीति की बहुलता के कारण ही उस दौर को रीति काल की संज्ञा दी गई। सारथ हम कह सकते हैं कि काल विभाजन और नामकरण से साहित्य के विकास की दिशा, युग की केंद्रीय प्रवृत्ति तथा साहित्य के विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। तो इसी से हमें पता चलता है जो काल विभाजन मतलब इसके जो मोड़ जो बदलाव हैं उसी की वजह से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। काल विभाजन हमें पता चल गया होगा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है। लंबी हो जाएगी वीडियो तो संभाल लीजिएगा आप। अब आपके सामने ये स्पष्ट है कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना है। साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, परंपराओं के उत्थान पतन और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य था। तो आपको ये पता चल गया होगा कि मतलब उद्देश्य क्यों था कि काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य क्यों, मतलब इसका नामकरण जो डाला ये क्यों ज़रूरी था। तो इसलिए आपको समझ में आ ही चुका होगा आपको कि मतलब उसको सही ढंग से समझने के लिए हमने यही पढ़ा ना कि सही ढंग से उसको समझने के लिए उसको सही दिशा दी गई, हम उसको अच्छे से समझ सकते थे। तो जो बदलाव आते थे उसकी वजह से हम समझ सकते थे। और जो पूर्व उन्होंने किए हैं सबसे पहले किसने किए हैं वो भी याद रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है उनके आधार पर ही इसका मतलब आगे नामकरण दिया है। तो साहित्य का विकास समाज के बीच होता है। तो ये सबको पता है कि साहित्य का इतिहास मतलब हम समाज के बीच में ही होता है ना। समाज में जब कोई बड़ा परिवर्तन आता है, मतलब जैसे कोई परिवर्तन आ गया तो साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसका अब ज़रूरी है ये कि मतलब प्रभाव पड़ना। जैसे अब हमारे मतलब कोरोना आया था तो उसकी वजह से कितना प्रभाव पड़ा, तो मतलब पूरा समाज में इसका ये है। तो यही कह रहा है कि जो भी कोई परिवर्तन आता है तो पूरे साहित्य में भी इसका
प्रभाव पड़ता है। आज़ादी से पूर्व जिस तरह के साहित्य की रचना की जा रही थी, आज़ादी के बाद की बदली हुई परिस्थिति में वह संभव नहीं रहा। अगर प्रेमचंद के प्रेमाश्रम और रेणु के मेला आंचल को देखें तो समाज और राष्ट्र में खासा मूल्यगत बदलाव दृष्टिगोचर होता है। तो उनके मतलब अगर उनको देखें, ये प्रेमचंद के प्रेमाश्रम और रेणुका मेला आंचल को देखें तो समाज और राष्ट्र में खासा मूल्यगत बदलाव दृष्टिगोचर होता है। तो ये कह रहा है। लेकिन यही एक और तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण सामाजिक राजनीतिक इतिहास से प्रभावित होता है, पर उसका अनुचित नहीं होता। ठीक है, साहित्य का इतिहास राजनीति के इतिहास के समानांतर नहीं चलता है। तो ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब हिंदी साहित्य का आदिकाल था, भारतीय इतिहास में वह मध्यकाल था। तो ये कह रहा है कि जब हिंदी का मतलब साहित्य का काल था, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल था, तो भारतीय इतिहास में वह मध्यकाल था। तो अर्थात साहित्य के इतिहास और राजनीति के इतिहास में द्वंद्व भी है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, मतलब इसमें मतलब अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है इसको। उनका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है और उनका अपना अपना स्वतंत्र भी है। ठीक है, जैसे भारतीय इतिहास और ये अपना मतलब हिंदी साहित्य इतिहास में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, राजनीति परिस्थितियाँ साहित्य में परिवर्तन लाती हैं, पर अनिवार्य रूप से हर बार राजनीति कारक ही निर्णय नहीं होता। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ मतलब राजनीतिक परिस्थितियाँ साहित्य में परिवर्तन तो लाती हैं, लेकिन हर बार जो है निर्णयक नहीं होता है ये। उदाहरण स्वरूप रीतिकालीन साहित्य तत्वज्ञान रजवाड़ों की राजनीति सांस्कृतिक मानसिकता का परिचय देती है, पर अगर हम आदिकालीन सिद्धों नाथों की रचनाओं को देखें तो वहाँ राजनीति की अपेक्षा सामाजिक सांस्कृतिक कारक ज़्यादा क्रियाशील है। तो भक्ति युग के उत्थान को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच हुआ विवाद काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इनके जो विवाद हुआ था वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आचार्य शुक्ल के पश्चिम उत्तर से हुए आक्रमण को भक्ति के उत्थान का प्रमुख कारक माना जाता है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भारतीय परंपरा का स्वाभाविक विकास कहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य के काल विभाजन के लिए राजनीति इतिहास के काल विभाजन को स्थूल रूप से आधार नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसको स्थूल रूप से आधार नहीं बनाया जा सकता। ये अलग अलग मतलब इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कह रहा है। अतः राजनीति अथवा सामाजिक इतिहास का वही तक सहारा लिया जाना चाहिए जहाँ तक वह साहित्य की मूल चेतना को प्रभावित करती है। तो किसी भी ऐतिहासिक दौर में जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियाँ चल रही होती हैं, साहित्य उसके विरोधाभासों को भी देखता है। ठीक है, तो जो साहित्य है वो उसके मतलब राजनीतिक में जो हो रहा होता है, सांस्कृतिक, आर्थिक, मतलब आर्थिक हो गया जो मनी मतलब जैसे स्थिति है, तो गतिविधियाँ चल रही हो तो मतलब वो भी देखता है। ठीक है, उदाहरणार्थ जिस दौर में हमारे देश में पचवीर योजनाओं की गहमा-गहमी भरा माहौल था, उसी दौर में लिखी गई नई कहानी में उल्लास का स्वर मौजूद नहीं है। अतः साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति और चेतना होनी चाहिए। प्रवृत्तियों के जब हम राजनीतिक, सामाजिक इतिहास से संबंध करके देखते हैं तो प्रवृत्तियों में बदलाव के कारण ही की जानकारी मिलती है। तो साहित्य की प्रवृत्ति के निर्माण और बदलाव के लिए विभिन्न तत्व जिम्मेदार होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार वही एक या एकाधिक तत्व साहित्य प्रवृत्ति के निर्धारण अथवा बदलाव के मूल में हो। अलग अलग समय में अलग अलग कारण प्रवृत्ति विशेष के उन्मेष के पीछे सक्रिय होती है। तो अतः काल विभाजन और नामकरण का भी कोई रूढ़ आधार नहीं हो सकता। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियाँ निर्णायक होती हैं। तो जो समय होगा उसी मतलब अलग अलग जैसा समय चल रहा होगा वैसी ही परिस्थितियाँ होती हैं। कभी कोई प्रवृत्ति विशेष अपने पूरे समय में प्रदान हो जाता है, तो कभी कोई सांस्कृतिक चेतना रीति काल में काव्य रचना की प्रवृत्ति विशेष रीति अपने समय में हावी हो गई थी। तो जबकि भक्ति काल में भक्ति एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में प्रभावशाली थी। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक भक्ति की संस्कृति चेतना से समाज पर व्यापक प्रभाव डाला। तो व्यक्तित्व की कई शाखाएं विकसित हुई।
तो हुई। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन पर्याय हर कहीं पारंपरिक जड़ता और समानती मूल्यों के प्रति प्रतिरोधी चेतना विकसित हुई। भक्ति के माध्यम से समाज सुधार, प्रेम, भाईचारे का आह्वान हुआ, लोक जीवन की प्रतिष्ठा के प्रयास हुए थे। तो इस कारण ही इस पूरे युग को भक्ति काल की संज्ञा से नवाजा गया था। ठीक है, इसी तरह ऐसा भी देखा गया कि किसी समय विशेष में किसी खास व्यक्ति का हस्तक्षेप इतना महत्वपूर्ण और युगांतरकारी हो जाता है कि उसका प्रभाव हमें उस दौर की समस्त साहित्य गतिविधियों में देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे दृश्यताओं में युग का नामकरण व्यक्ति के नामों पर भी किया गया है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ऐसे ही उदाहरण हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण के लिए कभी कालक्रम को आधार बनाया गया है, तो कभी प्रवृत्ति विशेष को नीचे दी गई तारीख से ये बात और स्पष्ट हो जाती है। तो ये हम देखते हैं इसे, मतलब जो आधार है और काल विभाजन और नामकरण हम ये पढ़ेंगे। तो जो ऐतिहासिक है, पहला ऐतिहासिक कालक्रम में हमें क्या क्या दिया गया था, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है, ये याद रखना है। तो पेपर में आए तो आपको ये टेबल एक बना सकते हो, इससे ज़्यादा आपको अच्छे से मतलब मार्क्स मिल सकते हैं। तो साहित्यकार केंद्रित दूसरे नंबर पे, तो इसमें क्या है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद प्रसाद युग। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना। तो इसमें क्या था, भक्ति काल, नवजागरण काल। ठीक है, तो फोर्थ वाले में हमारे में क्या आया, साहित्यिक प्रवृत्ति। तो रीति काल इसमें है, शायवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी आदि इसमें। तो अब हम इसका प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर को चुनकर उनके सामने का निशान लगाएं। तो इसमें हम इसके इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मतलब इसको ज़रूर आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो इसमें पहले में क्या है, अध्ययन की सुविधा के लिए, इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए, या फिर काल विभाजन और नामकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फोर्थ में अब इसका हम सबको मतलब आपने पढ़ लिया है अच्छे से, तो आपको ये खुद ही पता चल गया होगा कि इसका ज़रूरत मतलब इसका पहला और दूसरा है। अध्ययन करने के लिए भी ज़रूरत थी, सुविधा मतलब उसको अच्छे से ढंग से समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इतिहास को सही ढंग से, ये मतलब इसका पहला और दूसरा, तो इसका फोर्थ मतलब इसका ये सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण के प्रमुख आधार का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप ये खुद कीजिएगा कि मतलब नामकरण के प्रमुख आधार का उल्लेख मतलब आप खुद ही कीजिएगा, एक दो पंक्ति में उत्तर दीजिएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू।